गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्षद और मैं रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और हमारे साथ पैनल में राजेश सतपुते, राजेश पालवे पिछले शो से बने हुए हैं, निर्मल बांग से विकास सालुंके और एसबीआई सिक्योरिटी से सुदीप शाह भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो गेस्ट होंगे। 361 के प्रेसिडेंट अनु जैन और केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया से होगी एक खास बातचीत। इसके अलावा आज कॉर्पोरेट स्कैन में महानगर गैस के एमडी आशु सिंघल भी जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे फ्यूचर आउटलुक पर। लेकिन इससे पहले एक बार मार्केट पर नज़र, और फिर से एक बार बैंक निफ्टी में बड़ी आउट परफॉर्मेंस। 500 पॉइंट की रैली, कल की 1600 पॉइंट की रैली के बाद एक और 500 पॉइंट की रैली, और अभी भी इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि रुक रहा है। 46,913 पर मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस बाकी है, एक 47,000 पर जो एक इवन नंबर है, राउंड नंबर है। 47,000 क्रॉस हुआ तो सीधा 47,200 तक के मूव्स आप विद इन नेक्स्ट 1 आवर देख लेंगे। इस तरीके का मोमेंटम इस समय बैंक निफ्टी में है। उसी ने निफ्टी को भी प्रोपेल किया है, जबकि निफ्टी आईटी ने काफ़ी डिक्लाइन दिखाई आज। उसके बावजूद निफ्टी भी अब डे हाई के काफ़ी करीब 2773 पर, और डिस्पाइट निफ्टी आईटी जो इस समय करीब करीब 1% नीचे है, उसके बावजूद निफ्टी में इस तरीके का मूव, क्योंकि आज बैंक्स के अलावा कुछ और स्टॉक्स चल रहे हैं। उनमें रिलायंस सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, और बाकी उसके अलावा अदानी ग्रुप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम। अदानी एंटरप्राइजेस खास तौर से जो सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्टॉक है, अब डे हाई पर आ गया 6.5% ऊपर, और शानदार मोमेंटम यहाँ पर। हर्षदा, अच्छी खरीदारी बाजार में बनती हुई। चलिए जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और फटाफट से उनकी तरफ से क्या ट्रेड्स बन रहे हैं वो भी लेना शुरू करते हैं। विकास सालुंके, गुड मॉर्निंग। एक मोमेंटम मार्केट में जोर पकड़ रहा है और मजबूती देखने को मिल रही है, आपका ट्रेड क्या होगा? हर्षदा जी, देखो ओवरऑल मार्केट का सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। एक अच्छा रुझान यहाँ पे देखने मिल रहा है इंट्राडे में भी। तो ओवरऑल यहाँ पे स्टॉक पे से भी अच्छा मोमेंटम देखने मिलेगा। बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कैरी करते हुए देखने मिल रहा है। तो फेडरल बैंक यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है। यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे फेडरल बैंक में देखने मिल चुका है। और वो जो मोमेंटम है वो मुझे लगता है ऊपर में 168 के आसपास एक अच्छा अपसाइड देखने मिल सकता है। यहाँ से नीचे में 152 अभी यहाँ पे एक अच्छा बेस बना चुका है। कल भी हमने देखा था कि उसी बेस पे मार्केट में वो पूरे दिन ऊपर रहा था, और आज वापस 155 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 166 और 68 के आसपास के टारगेट यहाँ पे फेडरल में देखने मिल सकता है। दूसरा मेरा रहेगा टाटा केम। टाटा केम में वापस 980 के ऊपर की रेंज यहाँ पे देखने मिल रही है, और मुझे लगता है यहाँ से वापस नई हाई की तरफ जो 200 डीए में उसके आसपास वापस ये रिटेस्ट करने जा सकता है। तो मुझे लगता है 1020 के आसपास टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो टाटा के में यहाँ पे बाय रहेगा। ओवरबॉट जोन से, ओवर सोल्ड जोन से एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड देखना है। नीचे में 970 का स्टॉप लॉस लगा के 1020 के आसपास के टारगेट टाटा के में यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1020 के टारगेट के लिए मौका टाटा केम में और 168 का टारगेट फेडरल बैंक में, दोनों तेजी के ट्रेड। सुदीप, गुड मॉर्निंग, आपके ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अर्षदा जी। मेरा पहला ट्रेड है एमएनएम। एमएनएम में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और ये ऑटो सेक्टर को थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था पिछले महीने तो, और लेकिन ये लास्ट 4-5 दिन में हमने देखा ये काफी अंडर परफॉर्मेंस काफी हद तक कम हो चुका है। और ये एमएनएम अभी जो अपना सितंबर महीने का एक जो स्विंग आई था 1650 1660 का, ये अब उसके ऊपर फॉर्मली सस्टेन कर रहा है। और हर एक टाइम फ्रेम पे आप डेली वीकली मंथली हर एक टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। और साथ ही साथ जो 1680 और जो एट द मनी के पुट्स है वहां पे हमें अनवाइंडिंग भी एडिशन दिख रहा है, और कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 1660 के स्टॉप लॉस से 1760 1780 के टारगेट्स हम एमएनएम में आते हुए देख रहे हैं। और दूसरा स्टॉक है दालमिया भारत। अब सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा मूव, अच्छा ट्रैक्शन हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में, और अंबुजा और एसीसी में तो एक अच्छा मूवमेंट कल आ ही चुका है। बट मुझे लग रहा है कि दालमिया भारत में एक कंसोलिडेशन के बाद जो हमने पूरा नवंबर महीना 2150 और 2220 के आसपास का कंसोलिडेशन देखा था, वहां से पिछले 1-2 सत्र में हमने ब्रेकआउट देखा है, और आज हमें एक फॉलोअप एक्शन भी नजर आ रही है दालमिया भारत में। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक को बाई किया जा सकता है शॉर्ट टर्म मोमेंटम पर्सपेक्टिव से 2290 के स्टॉप लॉस से 2450 2460 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, राजेश पालवे जी को भी जोड़ लेते हैं फिर से एक बार। राजेश जी, गुड मॉर्निंग, बताइए इस समय की फ्रेश पिक्स। गुड मॉर्निंग अनु जी। तो देखिए यहाँ पे पीएसयू बैंक में पीएनबी पे बाय करने की सलाह है। स्टॉक में एक स्टेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से स्टॉक में एक ब्रीफ करेक्शन के बाद वापस से स्टॉक में एक अच्छी स्ट्रेंथ लास्ट 2 हफ्तों से बनी। पीएनबी फ्यूचर बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 89 से 90 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा अभी वो होगा करीब यहाँ पे 84 रुपीज के आसपास।
जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है एसबीआई लाइफ का। ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है इंश्योरेंस सेक्टर में एसबीआई लाइफ एक अच्छा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। एसबीआई लाइफ को यहाँ पे बाय करने की सलाह है 1490 और 1500 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1445। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, राजेश सतपुते से भी ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड्स। मॉर्निंग अगेन। अनुज जी देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद मुझे कोई अच्छा लगता है वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे मोमेंटम शुरू हो चुका है, ब्रेकआउट मिला है 750 का वो लेवल था जो सरपास हुआ है। तो 750 के ही स्टॉप लॉस के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बाय करे फ्यूचर लेवल से। 780 785 इसका टारगेट होगा। दूसरा जो कॉल रहेगा वो थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड है और कॉन्ट्रा में रहेगा इंडिया मार्ट। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिलीफ रैली मिलनी चाहिए जो मैं प्ले करना चाहूंगा। रिलीफ रैली का टारगेट होगा 2740 का। 2640 पे यह ट्रेड हो रहा है, बाय करे। स्टॉप लॉस होगा 2600 का। ओके, चलिए ये सारी ट्रेड्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, एक मैनेजमेंट को जोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर मार्केट पर फोकस करेंगे। महानगर गैस का शेयर फोकस में है। दरअसल एमजीएल का शेयर पिछले 5 सेशंस में 7% से ज़्यादा दौड़ा है। कंपनी के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी आशु सिंघल जुड़ गए हैं। आशु जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक मार्केट में एक अब जो ट्रेंड बन रहा है कि अब यहाँ से काफ़ी केपेक्स पिक होगा और स्पेशली डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर आपके क्या प्लान है आगे 1-2 साल के लिए इन टर्म्स ऑफ केपेक्स? कैपेक्स हम लोग जनरली 700 से 800 करोड़ के बीच में करते हैं। इस साल भी हमारा 800 करोड़ का कैपेक्स प्लान है। ऑलरेडी 300 करोड़ हो चुका है, पर जैसे कि बारिश के बाद वर्किंग सीजन शुरू होता है तो हमारा कैपेक्स जो है 800 करोड़ के आसपास इस साल एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा एक यूनिसन एनवायरो कंपनी का जो एक्विजिशन हो रहा है वो 500 करोड़ का 550 करोड़ का अलग कैपेक्स आउटगो होगा, वो वन टाइम कैपेक्स। अगले साल भी हमारी इसी रेंज में प्लान्स है कि 800 850 करोड़ तक कैपेक्स करेंगे। अच्छा आशु जी, मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल जी हमारे एक अवार्ड फंक्शन में आए थे। उन्होंने ये कहा था कि अगले 10 साल के बाद इंडिया में सारी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ जो भी होंगी वो ईवी होंगी। तो ऐसे में क्या आपके एक देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक खतरा है, आप मान सकते हैं उसको, पर उसको थोड़ा और गहराई में समझना पड़ेगा कि किस सेगमेंट में वहां पे ज्यादा। जैसे अभी इंडिया में ज्यादातर जो ईवी व्हीकल्स हैं वो 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं, और उसमें भी 90% 2 व्हीलर्स ही हैं। 3 व्हीलर्स में पहले ईवीज आएंगी। अगर 4 व्हीलर्स में आती भी हैं तो अभी मार्केट साइज बहुत बड़ा है, तो सारे फ्यूल एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। और जैसे कॉमर्शियल हैवी व्हीकल्स हैं वहां पर ईवी व्हीकल्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। स्पेशली आप अगर रेंज की प्रॉब्लम्स है, चार्जिंग का इशू है, और जो बैटरी का वेट है वो बहुत ज्यादा होता है, तो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी एक ईवी को पेनिट्रेट करना मुश्किल होगा। तो हम लोग तैयार हैं, जिस तरह से मार्केट डेवलप होगा उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजीज में और उसमें बदलाव करते रहेंगे। आशु जी गुड मॉर्निंग। मुझे याद है पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की वैल्यू चेन पर भी कुछ काम करेंगे। कुछ और प्लान्स फ्रक्टिफाई हुए हैं क्या कि कितना इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में जाए आप करना चाहेंगे? क्योंकि ये एक इनएविटेबल चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बढ़ाना चाहती है और आप जैसे प्लेयर्स की ज़रूरत होगी सरकार को। नहीं, हम लोग अपॉर्चुनिटी अभी मार्केट में देख रहे हैं। अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, पर जैसे ही कुछ फाइनल होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल वैल्यू चेन में, तो हम लोग मार्केट में उसको अनाउंस करेंगे। अभी तक कुछ भी फ्रीज नहीं हुआ है, बट हम लोग डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज स्काउट कर रहे हैं, और अब जब भी कोई सही अपॉर्चुनिटी होगी उसको हम लोग उसमें फाइनल निर्णय लेंगे। ओके अच्छा, आपके कोर बिजनेस पर मैं राय लेना चाहूंगी क्योंकि नतीजों के बाद भी हमने आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं की थी। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा था वॉल्यूम पिकअप देखने को मिला। आपके मार्जिन्स हालांकि थोड़े बहुत दबाव में आते हुए दिखाई दिए थे। अब मार्जिन्स को सुधारने के लिए अब यहाँ से आगे क्या तरकीब रहेगी, क्या आउटलुक बन रहा है और लार्जली डिमांड सिचुएशन कितनी बेहतर होने के आसार हैं? मार्जिन्स देखिए, इस साल हमारे पिछले साल के मुकाबले में काफी अच्छे हैं। पिछले साल पूरे 9.5 रुपए थे पूरे साल भर के, जो हमारे एबिटा पर एससी मार्जिन्स हम मेजर करते हैं। इस साल हमारे जो फर्स्ट हाफ ईयरली मार्जिन्स हैं वो 15.5 रुपए के आसपास है।
तो पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 6 रुपए की ग्रोथ है। आगे थोड़ा सा इसमें प्रेशर डेफिनेटली रहेगा, बट 15 रुपए एक अच्छा हेल्दी मार्जिन है। तो अगर थोड़ा प्रेशर भी होता है या प्राइसेस अगर रिड्यूस भी करने होते हैं, तब भी हम 12-13 रुपए की मार्जिन में रहेंगे। ग्रोथ भी आपने जैसे कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल, पिछले साल 3.42 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हमने सेल किया था। इस साल हम लोग 3.5 पे हाफ ईयरली में पहुंच चुके हैं और एक्सपेक्टेड है कि 6 और 7% के आसपास ग्रोथ इस साल के अंत तक हमें मिलने की उम्मीद है। 6% तक एक्सपेक्टेड है। ओके अच्छा, कुछ देर पहले आप वो यूनिसन एनवायरो के एक्विजिशन की बात कर रहे थे, क्या सारे अप्रूवल्स आ चुके हैं? कब तक वो डील फाइनली क्लोज होगी? उसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड था जो सितंबर एंड में खत्म हो गया है। उसके बाद पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड में एप्लीकेशन डाल दी गई थी, जो कि प्रोसेस में है। जहां तक हमारे इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी ही अप्रूवल आ जाएगा और हो सकता है इसी महीने वो एक्विजिशन हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट आशीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको। ये बात होगी महानगर गैस की। थैंक यू। निफ्टी बैंक अब तैयारी कर रहा है 47,000 को क्रॉस करने की। अब इसमें काफ़ी लोग पूछ रहे हैं अप्रोच क्या है। देखिए, इसमें अप्रोच ये है कि अगर आप ऑप्शंस में लॉन्ग हैं और होने चाहिए आप, और बड़ा पैसा बन रहा है, अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की एक स्ट्रैटेजी होती है। निफ्टी बैंक पे करीब 150 पॉइंट का एक वो रख लें। 150 पॉइंट मतलब किसी भी लेवल पर डे हाईएस्ट पॉइंट से 150 पॉइंट अगर निफ्टी बैंक गिर जाए, वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर आप सिर्फ नियर टर्म ट्रेडर और आपके पास वो थर्सडे वाला ऑप्शन रखा हुआ है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार बहुत जल्दी वैल्यू गिर जाती है अगर आप उसमें बने रह गए। तो इसके लिए, तो अगर सिर्फ नियर टर्म की अप्रोच है आपकी, तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ 150 पॉइंट का वो एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप वो अप्रोच रख सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार 47,000 क्रॉस होगा तो और 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी में ऐड होंगे। चलिए एक काम करते हैं, क्यों ना रिकॉर्ड हाई पर बात की जाए एक दिग्गज से, और यहाँ पर क्या बैंक निफ्टी फाइनली आउट परफॉर्म करेगा या नहीं, कहाँ पर रैली आएगी। 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। बहुत इंतज़ार कराया बैंक निफ्टी ने, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। पहला सवाल बैंक निफ्टी पर ही, अब क्या करें? So Anuj, thanks for having me here. And overall, जब पिछली बार भी हमने बात की थी तो मैंने आपको यही कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, निफ्टी नहीं चल सकता। अब आपने वो एक कंसोलिडेशन के बाद एक पहला मूव देखा है। There is a chart which is a ratio chart between Nifty and Bank Nifty. वो बेसिकली आपका सितंबर एंड में करीब 2.2 पे बॉटम आउट हुआ है एंड वी आर क्लोज टू 2.24 2.25। उसके ऊपर टिकेगा तो वो एक ब्रेकआउट होगा। तो लगभग एक साल में 7% का अंडर परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी का। एंड अगर ये 2.25 को क्रॉस करता है, जिसकी पूरी संभावना लग रही है, तो आई थिंक यू विल गिव दैट 7-8% कैच अप मूव व्हिच विल बी एन जस्ट कैच अप टू द निफ्टी। तो अगर आप वो देखें तो मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म टारगेट आ रहा है वो लगभग 48,000 के थोड़ा अंदर आ रहा है। बट अगर आप एक मीडियम टर्म टारगेट देख रहे हैं तो वो लगभग जस्ट अ शेड बिलो 50,000 आ रहा है। तो आई थिंक दिस रैली हैज लेग्स, बट गिवन द वर्ल्ड सिचुएशन, yes, we were expecting yesterday to be a flow कि मेरे को जो दो चीजें मैं देख रही हूँ, वो एक तो ये है कि कल का एफआई नंबर मुझे उतना ना मिला जितना मुझे उम्मीद थी, या जिस तरीके से एचडीएफसी आईसीआई से मूव कर रहे थे। तो वो अगर देखें तो एक तरीके से पॉजिटिव है कि अगर अभी तक वो पैसा नहीं आया और हमारे डोमेस्टिक ने यहाँ तक ले आया, तो वो अगर पैसा आएगा तो आपको एक 10% का मूव यहाँ से आने में इन दी बैंक निफ्टी विच इज क्लोजर टू 50,000, आई डोंट थिंक इट विल टेक टाइम। उम्मीद ये है कि दिसंबर रिजल्ट के बाद, जो लगभग एक महीने बाद से आने शुरू हो जाएंगे, और तब आपका बेसिकली इन द वेस्टर्न वर्ल्ड एक रेट कट in 5 months or 6 months will start getting priced in. That will not only benefit banking but the entire emerging market back. So I think flows will increase more in the next year. What is coming now is a bonus, but yes, I think incrementally from year to March is what मैं देखूंगी बैंक निफ्टी के लिए कि एक बहुत पॉजिटिव पीरियड हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, जो हमारे ज्यादातर क्लाइंट्स हैं, यू जस्ट राइड इट। अगर नहीं है तो यहाँ पे आई थिंक 50% लेके, और 50% कोई भी ड्रॉप किसी भी कारण से आ सकता है, आप तब ऐड कीजिए।
गिरावट पर मौका डेफिनेटली रहेगा, लेकिन निफ्टी बैंक का समय आ गया है, अब और रफ्तार दिखाएगा। अच्छा, निफ्टी बैंक अकेले तो चलेगा नहीं, इसमें बैंकिंग के जो दिग्गज हैं उनका भी योगदान रहेगा। अनूप, तो आप किस पर बैंक कर रही हैं? कल जो तेजी या चमक हमने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी में देखी, उसी के साथ जाना ज्यादा बेहतर है या फिर कुछ और कैचअप करने के लिए भी बैंक सामने है? तो हर्षिता, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल सेफ स्टेडी इन्वेस्टर का है तो मेरे ख्याल से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और एसबीआई, इन चारों स्टॉक्स का अगर आप एक कॉम्बिनेशन लेंगे, you will get very good returns, and this will be with medium risk. Okay, I mean the stock market risk is always there in the market, but ये medium risk के स्टॉक है। आप अगर नीचे जाएंगे तो आप चाहे वो छोटे पीएसयू बैंक्स लीजिए, छोटे प्राइवेट बैंक्स लीजिए, आपका रिस्क प्रोफाइल बढ़ेगा और आपका उसके साथ रिटर्न, द बीटा इज हायर, सो यू आर प्लेइंग द बीटा देयर। तो वो आपको अपने रिस्क के अनुसार वो एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा। ऑल्सो एक चीज और बताऊंगी कि अभी तक स्मॉल कैप्स बहुत चल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं लार्ज कैप्स का आउट परफॉर्मेंस जो सब बोल रहे हैं वो होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप स्मॉल कैप का क्या एलोकेशन आपको कंफर्टेबल लगता है, वो आपको डिसाइड करना है। मार्केट अपने अनुसार चलता है, लेकिन आपका रिस्क मैट्रिक्स आपका अपना होता है, जो आपको नॉट एज पर द मार्केट बट एज पर योर कंफर्ट लेवल, वो पहले से डिसाइड करके रखना पड़ता है और उसको रीबैलेंस करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से वो एक इनवर्ड लुकिंग इंट्रोस्पेक्शन हर इन्वेस्टर को करना चाहिए। दिस इज नॉट फॉर ट्रेडर्स, दिस इज फॉर इन्वेस्टर्स, तो वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। बिल्कुल। अब नॉन बैंक्स में फिर लार्ज कैप्स में क्या पसंद होंगी आपकी, और कहाँ पर आप पैसा लगाने के लिए एडवाइस करेंगी? सो कल और एक इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया है, वो आपका ऑयल एंड गैस इंडेक्स है, एंड वी हैव सीन बीपी, आईओसी, एचपीसीएल गिव बिग मूव्स देयर। वो हमें लग रहा है कि यहाँ से भी मूव्स देंगे। हाँ, एक बार को ओवरबॉट ऑन द चार्ट्स हैं तो आपको एक कंसोलिडेशन, माइल्ड करेक्शन जरूर दे सकते हैं। अगर मैं आपको आईओसी का एक वो देती हूँ। आज हमारे एनालिस्ट से हम डिस्कस कर रहे थे कि 117 रुपए पे है। इस साल करीब 15 रुपए का डिविडेंड आएगा, अगले साल चलिए हम 12 रुपए का मानते हैं, 12 रुपए का तो डिविडेंड आएगा 117 के ऊपर, तो 10% तो डिविडेंड यील्ड है। स्टॉक हमारी उम्मीद फंडामेंटली ये है कि ये 170 तक पहुंच जाएगा। तो आपको 50 रुपए वहां और लगभग 12 रुपए वहां, आपको 60 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो हो सकता है कि ये 118 का आपको 105, 106 कभी भी दिखा सकता है। तो यहाँ से लेकिन अगर आपको वो रिस्क प्रोफाइल है और वो रिटर्न की आपकी उम्मीद है, तो आई थिंक डिप्स पे ये लेना जरूर बनता है। जो एक और स्टॉक है जो नहीं चला इस सेक्टर में, वो है आपका रिलायंस। ओके, आई नो ये आपका चैनल है, बट आई एम सेइंग दैट बिकॉज मेरे ख्याल से ये स्टॉक भी एक साल में वो रिटर्न नहीं दे पाया है। जहां तक कि अनदर फंडामेंटल फैक्टर जो बेसिकली इन सारे स्टॉक्स को इम्पैक्ट करता है, वो जीआरएम मार्जिन्स हैं जो गिर गए थे पिछले एक साल में। वी हैव सीन अ नेगेटिव बायस। एक महीने में जीआरएम्स हैव गॉन अप, सिंगापुर मार्जिन्स हैव गॉन अप बाय अबाउट 30-35%। एंड हम इस समय वेनेजुएला और जो बाहर से जो क्रूड है वो सब हेवी क्रूड है, तो चाहे रिलायंस है चाहे हमारी ओएमसी कंपनीज है, उनका ये जीआरएम विल बी इवन हायर। तो मेरी उम्मीद ये है कि इनके रिटर्न्स अच्छे होंगे। The only overlag is that probably there is LPG के prices प्री इलेक्शंस कम किए जाए, बट उनके फ्यूचर्स भी काफी 2 महीने 3 महीने के अगर आप फ्यूचर्स देख रहे हैं तो वो भी नेगेटिव बायस पे हैं। So it may not hit them, it may be profit neutral, and I think that would be the time कि अगर OMCs गिरते हैं because of the LPG price correction or the government initiative there, it would be a great time to double up at that time. तो अभी आप थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन जब भी वो अनाउंसमेंट आएगा आई थिंक उस समय आप उसको डबल डाउन कर सकते हैं। तो रिलायंस, आईओसी, एचडीएफसी बैंक के कुछ मौके हैं। अब अनूप, लेकिन कल और आज में हमने एक चीज नोटिस की है कि मार्केट अग्रेसिवली हाई बीटा की तरफ जा रहा है और आपके सो कॉल्ड डिफेंसिव फार्मा, आईटी, इन सब से थोड़े बहुत हाथ पीछे खिंच रहे हैं। टेक्नोलॉजी काउंटर से अब क्या अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी या फिर ये साइडलाइंस पर ही पड़े रहेंगे? आपकी अप्रोच क्या रहेगी निफ्टी आईटी में?
देखिए अगर आप ट्रेडिंग बायस देखेंगे तो पीपल वर इनटू टेक फॉर सम टाइम, ओके, बिकॉज वो एक पुल बैक रैली दे रहा था। अब वही पुल बैक रैली आपको बैंकिंग में दिखती है, तो people have limited funds, they will move from one sector to the other. Within Nifty IT इस क्वार्टर के अर्निंग्स में भी हम कुछ खास अप मूव नहीं देखेंगे, तो फंडामेंटली देयर इज नथिंग टू ड्राइव इट। Probably the only part of Nifty IT which will probably give momentum वो रहेगा आपका जैसे हमने टाटा टेक की लिस्टिंग देखी थी तो उस हिसाब से साइंट है, आपका LTTS है, टाटा एलेक्सी है, तो डिप्स में आप उनमें बाइंग जरूर देखेंगे। बट जहां तक कि मुझे इन्फी, TCS और जो मेन लीडर्स हैं उसमें अभी भी मुझे लग रहा है कि प्रॉबेबली थोड़ा कंसोलिडेशन अब आएगा। जब तक बेसिकली उसमें कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आता बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स, जो मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर तक आपको थोड़ा बहुत 3-4% ऊपर नीचे मिलेगा, कोई मेजर बाइंग नहीं मिलेगी। एक और जो आपको मैं नोट पढ़ रहा था उसमें मुझे जो स्टैंड आउट लग रहा था वो है बजाज फाइनेंस। आपके हिसाब से यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनने की तैयारी है नो? देखिए बजाज फाइनेंस ने 8,000 रुपए तक गया था और ये कैविएट है कि हमारे पोर्टफोलियोज में है और मेरे पर्सनल होल्डिंग में है, तो आई हैव टू गिव दैट डिक्लेरेशन। अभी 8,000 रुपए गया था, उसके बाद इसने 7,000 का लेवल टच किया था बिकॉज ऑफ द RBI एक्शन एंड बिकॉज बोथ ऑन द रिस्क पैरामीटर्स NBFC किए थे। नाउ अकॉर्डिंग टू अस it is a company which will resolve this in 1 quarter, and if it resolves it in 1 quarter, the bounce back, अगर आप टेक्निकली देखें तो ये अभी 74 तक, कल 74.20 जो उसका एक मेजर रेजिस्टेंस है वहां तक गया था, अभी उसके आसपास आज थोड़ा, पर मेरे ख्याल से ये इसके लिए जो अगर लेवल देखना है हमको तो वो 7,550 का है। अगर 7,550 क्रॉस करके ये होल्ड करेगा तो ये वापस 8,000 बहुत जल्दी पहुंचेगा। वो हो सकता है कि जिस दिन आपका वो अनाउंसमेंट आए कि RBI हैज काइंड ऑफ रिस्टोर्ड इट्स एबिलिटी टू गिव दोज लोन्स, शायद ये उस दिन आए, तो वो मेरे ख्याल से एक चीज होगी। दूसरा होगा क्वार्टर रिटर्न्स, तो आपका क्वार्टर रिजल्ट्स इसका जैन फर्स्ट 10-12 डेज में आ जाएगा, तो उस समय मेरे ख्याल से तब तक ये शायद ऊपर नीचे चले। और दी अदर थिंग विच इज देयर इज कि ये चाहे आप HDFC बैंक देखें या बजाज फाइनेंस देखें या ICICI बैंक देखें, ये तभी मोमेंटम पकड़ेंगे जब आपकी FII बाइंग मोमेंटम पकड़ेगी, जो मैं वैसे भी आपको कह रही हूँ कि वो जनवरी में पकड़ेगी। तो वो पीरियड आपके लिए इन स्टॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो तब तक आपको शायद ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने पड़े। बट आई थिंक जैसे ही वो पीरियड आएगा कि FIs विल कम एंड स्टिक टू वेयर देयर इज लिक्विडिटी, वेयर देयर इज वैल्यू एंड वेयर देयर इज वेरी गुड मैनेजमेंट प्रोसीडेंस, तो ये तीनों चीजें जो मिलती हैं वो इन तीनों चारों बैंक्स में मिलती हैं। जो 4 बैंक्स मैंने आपको गिनाए, और प्रॉबेबली NBFCs में आप अगर वो नाम ले लें तो वो भी 1-2 हैं, ये है चोला है, प्रॉबेबली अब जियो नया नाम है, तो ये 5-6 नाम्स में आपको अ लॉट ऑफ FI फ्लोज दिखेंगी। वो आई थिंक नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि वो फ्लोज किस दिन स्टार्ट होंगी, बट वो जिस तरीके से फ्लोज आनी थी वो कल के नंबर से तो मुझे नहीं दिखी कि वो आई। ऑलराइट अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। चलिए हजता, अब 47,200 जो हमने कहा था, एक 47,000 क्रॉस हुआ तो 200 पॉइंट अपने आप जुड़ देंगे। ये ना, ये वो वाली मार्केट है जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस बने रहना है, अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस एडजस्ट करते रहना है। एक और बात, आज आपका पैसा उल्टा ज़्यादा बना होगा कल से, क्योंकि कल भी अगर आप कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे उसको, तो आज उन ऑप्शंस में और ज़्यादा आग लगी होगी एकदम से, जिस तरीके से वो ऑप्शंस बस्ट आउट हुए होंगे उसमें। और निफ्टी भी अब 2800, एक बार फिर निफ्टी ले आइए वापस ज़रा, और वो देखते हैं अब वो 21,100 क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है या नहीं कर रहा है। 21,060, 21,065 पर इस समय, 21,100 क्रॉस होगा तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है एक और राउंड ऑफ बाइंग आएगी यहाँ पर, लेकिन शानदार मोमेंटम है मार्केट में। चलिए अब कीडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील कीडिया से जानते हैं कि इस समय उन्हें कहाँ से तगड़े एक्शन मिल रहे हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स की बात बाद में करेंगे, पहले बैंक निफ्टी पर एक व्यू हो जाए। अब 47,200 पर हम इस समय। तो देखिए, ऐसा है, जब आग लग चुकी हो ना, माचिस की कीमत आग लगने के पहले है, आग लगने के बाद तो माचिस भी बची खुची जलेगी। तो इस आग में अपना तो दिमाग काम नहीं करता है कि यहाँ चढ़ के कूद के कोई पैसे निकाल के बाजार से आ जाएगा। आप ये देखो, बैंक निफ्टी की डेली चार्ट जो है ये अब अपने रेजिस्टेंस लाइन के पास है। तो हमें अगर बिजनेस करना है, एक प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, एक तौर तरीके से चलना है,
भगवान बनने की तो कोशिश कोई कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में हम कैसे ले लें यहाँ पे चढ़ के? अब अगर ये ब्रेकआउट आ जाएगा तो आरएसआई एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। तो भाई साहब ऐसा है, जब जोर से खेल हो ही रहा है तो जितना है उतने को संभालना पड़ेगा। आप यहाँ लेते ही जाओ तो निकलोगे कैसे? सो वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। जो चीजों में अंडर परफॉर्मेंस है और उनमें बाइंग सिग्नल्स आ रहे हैं, हम उसमें जा रहे हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह। चाहे बाजार में आग लगे, चाहे बाजार में पानी बरसे, काम तो काम के तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ उछल कूद मचाने से मेरे को नहीं लगता है कुछ होने वाला है। जो अंडर परफॉर्मिंग आइटम्स है, अडानी अंडर परफॉर्मर था, वहां ले लिया। आईटीसी अंडर परफॉर्मर था, अब वो यहाँ से देखिए रिवर्स हो रहा है, तो वहीं जाना पड़ेगा। बैंक निफ्टी फटते ही जा रहा है तो ठीक है, जो है उसमें कमाएंगे। कोटक महिंद्रा लिया हुआ उसमें कमाएंगे। हम चढ़ के लेते ही जाएंगे तो निकलेंगे कब? प्रॉब्लम वो है जी। बिल्कुल, माचिस की कीमत आग लगने से पहले और छतरी की कीमत बारिश जब तक चल रही है तभी तक। खैर एनीवे, सुशील जी, अब इस समय फिर आप फोकस कहाँ कर रहे हैं? मार्केट तो तेजी का है, तो करनी तो तेजी ही है, तो फिर कहाँ पे तेजी करें? जहां पे मलाई थोड़ी बची हो उसमें जाए। मलाई खा ली गई तो वो मतलब चोट न लग जाए। तो जो बहुत ओवर हीटेड हो चुके हैं वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, जितना बिक गया तो बिक गया, पछतावा करके फायदा नहीं। तो जो लैगार्ड्स हैं जिनमें रिस्क 2% का और अभी भी 10, 12, 15% की जगह हो, तो वैसा कल जैसे आपसे बात हो रही थी तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स थे, आईटीसी है, रिलायंस में भी मुझे लगता है वापस मोमेंटम आना शुरू हो जाएगा। तो लार्ज कैप्स की तो वो पोजीशन है। अब देखिए, अगर 21,600 तक का भी दुस्साहस किया, 21,200 तक का, और वहां से 300 पॉइंट बचे हैं, तो क्या पता जो थके हारे परेशान से बी ग्रुप के स्टॉक्स हैं, अब ए ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त रोटेशन स्टार्ट हो जाए। बीपीसीएल, एचपीसीएल जो इमेजिनेशन के बियॉन्ड चलेगा, वहां करेक्शन आ जाएगा। आपके बैंक्स में कहीं करेक्शन आ गया, लैगार्ड चल रहे हैं, तो इंडेक्स रोटेट करे 500-600 पॉइंट की रेंज में, ये मैं अनुमान लगा सकता हूं। भविष्य नहीं पता है। तो ज्यादा आसान सौदा ये लगता है कि जो बी ग्रुप के स्टॉक्स में ठंडक थी तो वो चल सकते हैं। जैसे एनडीटीवी ने यहाँ से उछलना शुरू कर दिया, आपके स्क्रीन के सामने अगर एनडीटीवी की चार्ट हो, अगला पड़ाव एक बार 270-80 लगता है तो यहाँ 20% की जगह है। या एमटार टेक में थोड़ा सा उछाल आना शुरू हो गया, नीचे घटा हुआ स्टॉक है। तो हम तो वही ट्रेडिशनल तरीके से ही काम कर पाएंगे अनुज जी। मतलब वो बिल्कुल जैसे स्थित प्रज्ञता जो भगवत गीता ने कहा है ना, जो हजारों करोड़ों में कोई एक बन पाता है, तो वो मेंटल स्टेट होगी, तब आप आग में हाथ डाल के पैसे कमा पाओगे। साधारण मनुष्य के लिए साधारण तरीके से ही काम करना पड़ेगा, चाहे बाजार में असाधारण वातावरण बना हुआ है। ओके, तो सुशील जी, अदानी ग्रुप स्टॉक्स में कुछ पिक किया जाए क्या? आज यहाँ पर बहुत शानदार तेजी। अब देखिए, ये भी इतना फास्ट चलते हैं। ये जो अडानी का पिक था इस पॉइंट पे था, और कल का बाजार खुलने के पहले फ्राइडे को एक और ब्रेकआउट था। आज भी कोई ने दुस्साहस करके कल के हाई के ऊपर गया तो ठीक है। अब भाई साहब 2132 वाला अगर अडानी इंटरप्राइजेस 2855 हो गया, तो मतलब अब देखो, या तो आपको जो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे आपने स्टॉप लॉस 2770 का लगाया हुआ है, 2750 का लगाया हुआ है, तो आज किसी को नया लेना है तो 2750 का स्टॉप लॉस लगा के लेना है, वो 2 मिनट में कट सकता है। तो अच्छा है कि वातावरण बहुत ही खुशहाली का है, पर वो कहते हैं ना कि पियो उतनी जितनी संभाल सको। तो पार्टी बिल्कुल फुल फॉर्म में अपने ग्रैंड स्टेजेस में है, और सबको उतना ही गिलास बड़ा भरना पड़ेगा जितना वो संभाल सके। तो अपने से तो इससे ज्यादा संभलेगा नहीं अनुज, जो है उसी में मजा करेंगे। एक चीज बिकेगी तो ही दूसरी चीज लेंगे, नया टोटल नेट एक्सपोजर बढ़ाना नहीं। ओके, यहाँ जूस पीने की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ और मत समझिएगा। जूस भी जरूरत से ज्यादा पी लोगे तो शुगर फट जाएगा ना ऊपर। मैं वही कह रहा हूँ, मैं और क्या कह रहा हूँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जूस भी आप उतना ही पिए ना जितना आप सहन कर सकते हैं, वरना पानी भी उतना पीना चाहिए जितना सहन हो सके। पानी भी हद से ज्यादा खराब हो जाता है। हाँ, चलिए टॉपिक से थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहे हैं हम। कोई ज़्यादा टाइम बचा नहीं हमारे पास, कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक आइडिया जो अभी भी जो आप कल ना बता पाए हो, जो आपके रेडार पर एकदम से अभी आ गया हो? तो हमारे पुराने स्टॉक्स में जब बाइंग रिज्यूम हो रही है तो विल बी फील सेफ कि हम एनडीटीवी को रिकमेंड करने में हमें दिक्कत नहीं हो। सारे गामा अगर पुल बैक और आ जाता है थोड़ा सा 360-55 के आसपास तो लेंगे। तो पुल बैक्स में लेने का बाजार है, तेजी का माहौल बरकरार रहेगा। मुझे लगता है पूरी जनवरी भर रोटेट हो जाएंगे, बीच में लार्ज कैप्स की जगह स्मॉल कैप्स में मूवमेंट आ जाएगी, एक सेक्टर से हम दूसरे में चले जाएंगे। तो सीमेंट्स में भी जैसे मान लीजिए इंडिया सीमेंट पे हमारा डबल का व्यू था, तो एक बार 280 तक चला जाए फिर पुल बैक आएगा तो लेंगे। तो अनुज, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं
कि लगातार नए एक्सपोजर्स को ऐड करवा पाऊं। अक्सर हम मंगलवार को माचिस लेके आते हैं, पर आज माचिस की भी कीमत नहीं बची है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अब अगले मंगलवार को बात करेंगे आपसे, तब तक शायद आपके पास एक नई माचिस हाँ, तब तक मार्केट थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट में शानदार मोमेंटम, और जैसे मैं कह रहा था कि आज शायद आपके लिए कल से भी बेटर दिन है, क्योंकि आज मार्केट ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी, और 750 पॉइंट बैंक निफ्टी पर, 140 पॉइंट निफ्टी पर, और शानदार रैली अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। चलिए नीरज जी आ गए हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। आपके सपोर्ट में कोई लेवल अभी आज के लिए जरूरत है? कल तो 1500 पॉइंट चला था। कोई लेवल नहीं, आज भी हो सकता है 1500 चल जाए। मैं तो कह रहा हूँ 1000 तो चल जाना चाहिए आज, और 250 पॉइंट तो आप इसमें आराम से बनेगा। और एक और चीज़ कह रहा हूँ मैं इसमें, कल हमने कहा था कि कैरी करिए पोजीशन, मैं आज फिर कह रहा हूँ, अब अपना स्टॉप लॉस 150 पॉइंट बढ़ाते रहिए, कैरी करिए। और एक चीज़, आपको कल एक और गैप अप मिलेगा, कल जहाँ पे आज बंद होंगे ना, कल एक और गैप अप मिलेगा। अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं, कल सुबह गैप अप पे प्रॉफिट बुक करिएगा। अगर आप वो उसमें आप एकदम जैसे कहते हैं ना क्रीम ऑन टॉप, अगर वो खाना चाहते हैं तो कल करिए। तो कल, लेकिन हो नहीं पाता है, किसी से भी हो नहीं पाता है, क्योंकि इतना प्रॉफिट दिखता है ना स्क्रीन पर, सब बुक कर लेते हैं। तो वो, लेकिन अगर आप हिम्मत कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए और एंजॉय करिए इस रैली को। ये कभी कभी आती है, ये मेरे ख्याल से साल का एक ऐसा फेज है जो एकदम साल के एंड में आया, लेकिन आया तो आया सही, बिल्कुल सही। और अगर आपकी हिम्मत है तो थोड़ा स्टॉप लॉस ऊपर करिए और इसको कल के गैप अप को भी एंजॉय करिए। तो बैंक निफ्टी में 47,160, 750 पॉइंट की मजबूती के साथ, और 150 पॉइंट निफ्टी। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।